नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी अथर्व सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय टीजीटी की बम्पर भर्ती आई हुई है और आप सब टीजीटी की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय विज्ञापन में कुछ त्रुटियां होने के कारण विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है और थोड़े ही अल्प समय में ही यथाशीघ्र नया विज्ञापन आ जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी को यथाक्रम बनाए रखें। तो जो हमारे मित्र संस्कृत से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ सामग्री लेकर आए हैं। तो उन सामग्री से जानने से पहले हम आपके सामने संस्कृत का सिलेबस पहले प्रस्तुत करेंगे और उस सिलेबस के आधार पर उन सामग्रियों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो संस्कृत का जो सिलेबस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक साहित्य वर्ग, दूसरा व्याकरण वर्ग। तो आइए हम पहले साहित्य वर्ग पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद व्याकरण पर चर्चा करेंगे। तो साहित्य वर्ग में साहित्य इनमें पहला नीति शतक। क्या? नीति शतकम। ये भर्तृहरि की रचना है। किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। इनमें 111 श्लोक हैं और हमें सभी श्लोकों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। ये कालिदास की रचना है, इसे भी हमें पूरी पढ़नी है। और तीसरी रचना है किरा तार्जुनियम। किरातार्जुनियम। इसमें 18 सर्ग हैं। सभी सर्गों को हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रथम सर्ग को पढ़ना है। और उसके बाद कादंबरी। क्या? कादंबरी। कादंबरी एक विशाल ग्रंथ है, इसको हमें नहीं पढ़ना है पूरा। इसका एक पार्ट है शुकनासोपदेश। उस शुकनासो उपदेश को हमें पढ़ना है। किसको? शुकनासोपदेश। ठीक। वैसे तो कादंबरी का एक पार्ट है, तो हमें कादंबरी के विषय में भी सामान्य जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, यह नाट्य ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अंक हैं और सभी अंकों को हमें नहीं पढ़ना है। टीजीटी में सिर्फ चौथे अंक को पढ़ना है। कौन सा? चतुर्थ अंक। उसके बाद एक और रचना उत्तर रामचरितम। कौन? उत्तर राम चरितम। इसमें भी का अभिज्ञान शाकुंतलम की तरह 7 अंक हैं और इसका केवल तृतीय अंक हमें पढ़ना है। तृतीय अंक। और एक और रचना है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं, शिवराज विजयम।
शिवराज विजयम। इसमें कुल 12 निश्वास हैं, जिनमें से हमें प्रथम निश्वास पढ़ना है। ठीक, यह था हमारा साहित्य वर्ग, जिसको आप लोग हमें विश्वास से समझ गए होंगे। अब इसके बाद व्याकरण पोर्शन में चलते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं, फिर एक एक रचनाओं को विधिवत हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए, अब यह पहला साहित्य वर्ग था, अब दूसरा व्याकरण वर्ग चलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सब समझ रहे होंगे। संस्कृत वैसे देखने में लगता है कि एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक है, लेकिन उसमें किताबें बहुत हैं, और उन किताबों में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कंपटीशन देने से पहले उसके सिलेबस के विषय में हमें जानकारी रखना अति आवश्यक है। सिलेबस के बिना इंसान दिग्भ्रमित यात्रा के समान रहता है। जैसे दिशाएं भ्रम हो जाएं तो यात्री अपने गंतव्य मार्ग पर नहीं पहुंच पाता है, उसी प्रकार सिलेबस होता है। सिलेबस के अभाव में व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो आइए अब हम व्याकरण पोर्शन देखेंगे, उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पहला था साहित्य वर्ग, अब दूसरा व्याकरण वर्ग। व्याकरण, इसमें बाबूराम सक्सेना की एक रचना है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। किसकी? बाबू राम सक्सेना की रचना है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की रचना है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसके आधार पर हमें व्याकरण पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, इसमें हमें संज्ञा प्रकरण, संधि, इसी के आधार पर हमें संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। संधि, समास, कारक और धातु रूप तथा उसी में लिखने धातु रूप तथा शब्द रूप। ये हमें बाबूराम सक्सेना की कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर पढ़ना है। उसमें संज्ञा प्रकरण है, संधि भी दिया है, समास दिया है, कारक और शब्द रूप तथा धातु रूप। ठीक, और गिनती हमें पढ़नी है। गिनती 1 से 100 तक, ये गिनती हमें पढ़नी है 1 से 100 तक। जो संस्कृत, जैसे 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं,
28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये सब हमें संस्कृत में पढ़ना है। और एक और पोर्शन है साहित्य का इतिहास, ये था आपका व्याकरण पोर्शन। अब तीसरा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसके आधार पर हमें संस्कृत के कुछ प्रमुख काव्य कवियों एवं साहित्यकारों का सामान्य परिचय और उनकी सामान्य या प्रमुख रचनाओं के विषय में जानकारी रखना है कि जैसे कालिदास हैं, कालिदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, भवभूति हैं, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, बाणभट्ट हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हमें इस संस्कृत साहित्य का इतिहास के आधार पर पढ़ना है। ठीक, ये था आपका सिलेबस की सामान्य जानकारी। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने ग्रंथ पर। जैसा कि अभी हम पहले बताया था कि भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। आज हम भर्तृहरि के नीति शतक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा फिर हम अगला ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। तो आइए भर्तृहरि कृत नीति शतक। भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। नीति शतकम, भर्तृहरि की रचना है नीति शतकम। तो हम सबसे पहले भर्तृहरि के विषय में जानते हैं कि भर्तृहरि कौन थे, इनके पिता का क्या नाम था, इनके माता का क्या नाम था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं। पहले हम भर्तृहरि के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम नीति शतक पर चर्चा विचार करेंगे। ठीक, तो भर्तृहरि का सबसे पहले समय पर चर्चा करते हैं। इनके समय में के विषय में विद्वानों में व्यापक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका समय 57 ईसा पूर्व मानते हैं, ईसा पूर्व मानते हैं। और एक यात्री हैं चीनी यात्री इत्सिंग, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, ये बहुत प्रसिद्ध यात्री है, चीनी यात्री इत्सिंग। इन्होंने भर्तृहरि का समय 575 ईस्वी से 650 ईस्वी माना है। कहा जाता है भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो विक्रमादित्य कालिदास उनके दरबारी कवि थे। तो कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो विक्रमादित्य के कारण इनका समय 57 ईसा पूर्व माना गया। लेकिन जब चीनी यात्री इत्सिंग आया तो उन्होंने इनका समय 575 से 650 ईस्वी माना। इनके पिता का नाम, इनके पिता गंधर्वसेन थे। कौन थे? गंधर्वसेन। इनकी पत्नी का नाम पिंगला मिलता है।
गुरु का नाम गोरखनाथ। कौन? गोरखनाथ। एक अन्य गुरु का भी नाम मिलता है, जो है उसका नाम, उनका नाम वसुरात जी। गुरु उनके गोरखनाथ हैं और वसुरात हैं। भर्तृहरि श्रृंगार रस के और शांत रस के कवि हैं। इनका रस श्रृंगार और शांत है। यह था भर्तृहरि के विषय में सामान्य जानकारी। अब आते हैं भर्तृहरि ने किस गुण का प्रयोग अपने साहित्य ग्रंथों में किया है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर छंदों की चर्चा करते हुए उनकी रचनाओं पर चलते हैं। ठीक, ये था उनका समय। एक बार फिर से देख लीजिए। भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व। चीनी यात्री सिंह के अनुसार भर्तृहरि का समय 575 या 750 ईस्वी। और इनके पिता का नाम गंधर्वसेन, पत्नी का नाम पिंगला। रस श्रृंगार और शांत रस का इन्होंने प्रयोग किया है। गुरु का नाम गोरखनाथ और वसुरात। एक इनके गुरु गोरखनाथ थे और दूसरे वसुरात थे। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अब इसके बाद भर्तृहरि ने अपने ग्रंथों में किस गुण की प्रधानता रखी है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। फिर उनकी रचनाओं पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, भर्तृहरि ने गुण प्रसाद और माधुर्य, इन दो गुणों का उन्होंने प्रयोग किया है। प्रसाद और माधुर्य, ये दो गुण उनके साहित्यिक ग्रंथों में दिखाई पड़ते हैं। अब उन्होंने छंदों का कौन कौन छंद अपने साहित्य ग्रंथों में रखा है। छंद में शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित, और शिखरणी, शिखरणी, इन दो छंदों की इन्होंने अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब उसके बाद भर्तृहरि की रचनाओं पर चलते हैं। भर्तृहरि ने कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भर्तृहरि ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वाक्य पदीयम। रचना इन्होंने रचना पहले वाक्य पदीयम, जो व्याकरणिक ग्रंथ है, ये व्याकरण है। और दूसरा श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतकम, जिसमें 103 श्लोक हैं।
सॉरी, इसीलिए 100 के पार श्लोक होने के कारण इसको शतकम जो आगे जोड़ दिया गया और इसमें पूरा श्रृंगार परक बातें की गई हैं, इसीलिए इसे श्रृंगार शतकम नाम से जाना जाता है। दूसरी रचना है नीति शतकम। नीति शतकम इसमें 111 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं। अगली रचना वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम इसमें भी 111 श्लोक हैं। फिर इन्होंने एक टीका भी लिखी है जो पतंजल के महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका नाम की भी एक टीका लिखी है। महाभाष्य कभी कभी पूछ सकता है, महाभाष्य दीपिका क्योंकि टीजीटी में रचनाएं भी पूछता है, कहीं पूछ भी लेगा अगर महाभाष्य दीपिका किसकी रचना है तो ये भर्तृहरि की रचना है। ये पतंजल के महाभाष्य पर इन्होंने टीका लिखा है। ठीक, ये थी इनकी रचनाएं। भर्तृहरि की रचना थी वाक्य पद्यम। ये व्याकरणिक ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित सारे उपयुक्त इसमें हैं। ये श्रृंगार शतकम है, इसमें 103 श्लोक हैं। इसमें श्रृंगार परक बातें की गई हैं, जिनमें से 103 श्लोकों में भर्तृहरि ने श्रृंगार परक बातों को रखा है। फिर उसके बाद नीति शतकम, इसमें 111 श्लोक हैं। नीति परक बात तो इन्होंने नीति शतक में रखा। फिर वैराग्य शतकम, जब इस संसार मोह माया से दूर होने का प्रयास किए तो उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। जब ये प्रेम करते थे तो उस समय इन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा। जब उनका प्रेम बंधन टूट गया, जब उन्हें लगा कि अब नए पुल से यमुना जी में छलांग लगा लेनी चाहिए, तो छलांग न लगाकर उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए वैराग्य शतकम लिखा। जब आपको भी लगे ऐसा तो आप भी वैराग्य शतक लिखकर भर्तृहरि जैसा बन जाना। और उसके बाद इन्होंने महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका लिखी। ये थी इनकी रचनाएं। अब उसके बाद हम इनकी प्रसिद्ध रचना नीति शतक है, जो कि मुक्तक ग्रंथ है। ये 3 इनके मुक्तक ग्रंथ हैं, ध्यान रखना, ये 3 इनके मुक्तक ग्रंथ हैं। मुक्तक ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? मुक्तक ग्रंथ हैं। अच्छा, मुक्तक ग्रंथ क्या है? मुक्तक ग्रंथ उसे कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हो। प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होना, किसी के आधार पर कोई श्लोक न हो। जैसे एक श्लोक दूसरे पर आश्रित रहता है, फिर वो श्लोक दूसरे पर आश्रित रहता है, तो ये श्लोक जो इसमें जितने भी श्लोक हैं मुक्तक ग्रंथ में, ये सब श्लोक अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। वो स्वयं उत्पन्न होते हैं और अपनी बातें कहकर समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला श्लोक उत्पन्न होता है, फिर अपनी बातें कहकर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब 3 मुक्तक ग्रंथ हैं। अब आगे हम चलते हैं इनकी रचना नीति शतक, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है, उसके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि मुक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। नीति
शतकम। एक चीज भर्तृहरि कभी कभी पूछ सकता है, भर्तृहरि मुक्तक काव्य के मुक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, अब आइए नीति शतक। जैसा कि हमने बताया, नीति शतकम में 111 श्लोक हैं। 111 श्लोकों को 11 पद्धतियों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहली पद्धति है ब्रह्म इसमें कितने पद्धति हैं? 11 पद्धति यानी मार्ग। इसमें कितने? 11 मार्ग हैं। अब कौन कौन से ये भी देख लीजिए। पहला ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म स्तुति। दूसरा मूर्ख पद्धति, तीसरा विद्वान पद्धति। कौन? विद्वान पद्धति। विद्वान पद्धति। चौथा मानसार पद्धति, मानसार पद्धति। ठीक। पांचवा अर्थ पद्धति। कौन? अर्थ पद्धति। पांचवा अर्थ पद्धति। छठा दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति। अगला सातवां, छठा दुर्जन पद्धति, सातवां सुजन पद्धति। सुजन पद्धति। आठवां है हमारा परोपकार पद्धति। परोपकार पद्धति। और नौवां धैर्य पद्धति। कौन? धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति। दशा
दैव पद्धत, धैर्य के बाद दैव पद्धत, 11वां कर्म पद्धत। ठीक, ये कुल नीति शतक में 11 पद्धति हैं। पहला ब्रह्म पद्धति यानी ब्रह्म स्तुति, इसमें ब्रह्म की आराधना की गई है। उसके बाद मूर्ख पद्धति, मूर्ख पद्धति में मूर्ख से संबंधित बातें बताई गई। मूर्ख कैसा होता है, वो कितनी बातों को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उसे मूर्ख कहा जाता है। इसी प्रकार विद्वान पद्धति में विद्वान की बातें की गई हैं। इसी प्रकार मानसार, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति और कर्म पद्धति, ये 11 पद्धति हैं। इन पद्धतियों के आधार पर जो जो पद्धति हैं उसमें उसी से संबंधित श्लोक हैं। ठीक, ये था हमारा नीति शतक में सामान्य रूप से परिचय। अब हम नीति शतक के ग्रंथ का आरंभ करते हैं। उसमें श्लोक क्या है, उसका मंगलाचरण कैसा है, कौन सा मंगलाचरण है, भर्तृहरि ने मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है, इसको हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी कारण मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, फिर हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि।